जिसका नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर हम जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है जिसे कि हम सेल बोलते हैं, तो हम सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से हम हमारे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कोई एक बेस। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते किसे हैं हम? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को बोलते हैं। तो सेल होता क्या है? सेल एक ऐसा बेस होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेस। तो सेल एक ऐसा बेस होता है जिसके ऊपर जितनी भी लाइफ होती है, चाहे वो जितनी भी लाइफ होती है, मतलब चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सभी उसी से बने हुए होते हैं। जैसे हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो सेल क्या है? एक फंडामेंटल पार्ट है, एक हमारी जो बॉडी है उसका एक बेस है जिसके ऊपर की हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जो सेल है वो क्या होता है? एक बेस होता है, बड़ी यूनिट का एक छोटा पार्ट होता है। यूनिट का मतलब क्या होता है? कोई एक बड़ा पार्ट है जिसका जो सेल है वो एक छोटा पार्ट है। बड़ी यूनिट का एक छोटा पार्ट होता है जिसके ऊपर लाइफ बनी हुई होती है। जैसे हमारी पूरी एक क्या है? बॉडी है। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो सेल क्या हो गया? एक बेस हो गया। अब हमारी जो बॉडी है पूरी, वो तो हमारी बॉडी के अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सेल्स हैं। कितने? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स हैं, तो अगर हम बहुत सारे सेल्स हैं तो उनको तो हम क्या बोलेंगे? सेल्स बोलेंगे। अगर एक सेल हो तो उसे हम सेल बोल देते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, अगर हम उसके एक सेल की बात करें तो पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनका एक छोटा पार्ट है। तो वही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है। मतलब ये एक ऐसा बेस होता है जो कि बड़ी यूनिट का एक छोटा पार्ट होता है, और जिससे कि जो हमारी लाइफ है वो बनी होती है। तो हमारी जो लाइफ है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम हमारी बॉडी के एक छोटे से पार्ट की बात करें तो वो है सेल, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है। जिस तरह से अगर हम एक वॉल का एग्जांपल लें, तो जो वॉल है, हमारी जो दीवार है, वो किससे बनी है? वो ईंटों से बनी हुई है। तो जिस तरह से जो दीवार है वो ईंट से बनी हुई है, उसी तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर जो भी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वो भी सेल से ही बने होते हैं। तो सेल जो है उससे हमारे प्लांट्स भी बनते हैं, हमारे जो भी एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से ही बनते हैं, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम भी एनिमल्स की ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सेल से बने हुए हैं, और जो भी नॉन लिविंग बींग्स है वो एटम से बने हुए हैं। जैसे अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड किससे बना हुआ है? ये जो हमारा वाइट बोर्ड है इसके ऊपर कोई सेल तो है नहीं, तो ये सेल से तो नहीं बना हुआ। फिर ये किससे बना हुआ है? फिर ये बना हुआ है एटम से। तो जो हमारा बोर्ड है, जो वाइट बोर्ड है, वो किससे बना हुआ है? वो एटम से मिलके बना हुआ है। तो नॉन लिविंग बींग्स बने होते हैं एटम से, और हमारे जो लिविंग बींग्स बने होते हैं सेल से। तो सेल जो है वही बनाते हैं पूरी एक लिविंग बॉडी को। तो सेल को हम क्या बोलेंगे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को हम क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या है? मतलब जो हमारी पूरी लाइफ है या फिर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है? वो सेल से बनी हुई होती है। जिस तरह से एक जो वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? वो ब्रिक से बनी हुई होती है। उसी तरह से हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल से बनी हुई होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे तो हमने देख ही लिया कि सेल जो होता है वो एक बेस होता है जिसके ऊपर की जो भी लाइफ है वो बनी हुई होती है, और ये एक बड़ी यूनिट का एक छोटा पार्ट होता है। फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल होता है, मतलब जो भी सेल होता है वही बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब जिस तरह से मेरी जो बॉडी है वो इस शेप की है, तो मेरी जो बॉडी है उसको ये शेप दिया किसने है? मेरे हैंड्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं। तो ये जो शेप है मेरी बॉडी को वो दिया किसने है? वो हमें सेल ने दिया है। तो जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। वो किसी भी एक लिविंग बींग्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेल होता है वो हमारा एक स्ट्रक्चर यूनिट होता है, वो लिविंग बींग्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है।
और फंक्शनल यूनिट भी होता है। अभी फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है, तो हमारे जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उनके अंदर एक सेल होता है। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो उनके पास में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में एक सेल होता है, अब उनके पास में तो क्या है, एक ही सेल है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है उनको जो भी काम करना है वो कौन करेगा, वो एक ही सेल करेगा। जैसे कि उनको खाना है तो वो जो काम है खाना खाने का वो भी कौन करेगा, सेल करेगा। उनको उस फूड को डाइजेस्ट करना है तो वो भी काम कौन करेगा, एक ही सेल करेगा। एक्सक्रीशन करना है तो वो भी काम कौन करेगा, एक ही सेल करेगा। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी काम होता है वो सिर्फ एक सेल ही करता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या होता है, जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको कि हम टिश्यू बोलते हैं। और फिर जो अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं वो अलग अलग काम को करते हैं। तो टिश्यू के बारे में तो हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सेल के बारे में डिस्कस करना है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो भी काम होता है वो एक ही सेल को परफॉर्म करता है। तो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमारा जो सेल है वो क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट हो गया। वही क्या करता है, जितने भी फंक्शंस है वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास में और कुछ तो है नहीं जो कि फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, तो उनके पास में सिर्फ एक सेल ही होता है और वही क्या करता है, वही सारे काम को करता है। तो सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, जो लाइफ को बनाते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो भी कौन प्रोवाइड करते हैं, सेल ही प्रोवाइड करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो भी कौन परफॉर्म करते हैं, वो भी सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। अब आप बोलोगे कि हमारे जो भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी बॉडी को बनाते हैं, या फिर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको कौन बनाते हैं, उनको सेल्स ही बनाते हैं। तो फिर हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सेम क्यों नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि मैं कोई एक मेंबर हूँ और मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा मेंबर है, तो हम दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंसेस है। तो हम दोनों के अंदर डिफरेंसेस हुए क्यों हैं, आखिर हम दोनों बने हुए तो सेल के ही हैं, फिर हम दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्यों हैं, तो वो इसी कारण है कि जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। कोई जो सेल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, कोई जो सेल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इसी कारण हम ह्यूमन बींग्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। या फिर अगर हम बात करें प्लांट्स की तो वो प्लांट सेल के बने हुए होते हैं जो कि एनिमल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो वो किससे बने हुए हैं, एनिमल सेल से बने हुए हैं जो कि प्लांट सेल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन इसी कारण कर पाते हैं क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट होते हैं। कोई जो सेल होगा उसकी डिफरेंट शेप होगी, दूसरा जो सेल होगा उसकी डिफरेंट शेप होगी। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो इसी कारण से सेम नहीं दिखते हैं। आखिर वो बने हुए तो सेल के ही हैं लेकिन फिर भी वो डिफरेंट है क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो हमारा जो भी सेल है उसको डिस्कवर किया किसने है, तो खोजा किसने था सेल को सबसे पहले, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो 1665 के अंदर क्या होता है, जो भी रॉबर्ट हुक है, तो रॉबर्ट हुक कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था। तो जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था और अपने खुद के माइक्रोस्कोप जो भी उन्होंने बनाया था, तो पहले रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, खुद ने उस माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था और उसी माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने क्या रखी, एक कॉर्क रखी। अभी कॉर्क क्या होती है उसके बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कॉर्क है वो उन्होंने रखी, तो उनको बाद में पता चला कि जो कॉर्क है वो किससे बनी हुई है, वो सेल से बनी हुई है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि अब ये कॉर्क क्या होती है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया। तो उनको सेल जो है वो मिला कहाँ पे था, तो सेल उनको मिला था कॉर्क में। तो जो भी रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो भी सेल था उसको कॉर्क के अंदर डिस्कवर किया था। अब ये कॉर्क क्या होती है,
तो अगर हम बात करें स्मॉल प्लांट्स की, तो स्मॉल प्लांट्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस होती है। जैसे कि ये क्या है, ये कोई एक छोटा सा प्लांट है, जैसे कि इसको मान लेते हैं हम, तो ये क्या है, एक छोटा सा प्लांट है। तो अब इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, ये जो है ये क्या है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, अगर हम बात करें छोटे प्लांट्स के अंदर, तो जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो बनी हुई होती है एपिडर्मिस सेल की। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है छोटे प्लांट्स के अंदर वो एपिडर्मिस की बनी हुई होती है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े प्लांट्स की, जैसे कि कोई एक जो प्लांट है वो बहुत बड़ा है, अब ये जो इतना बड़ा सारा प्लांट है, अब इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, अब जो भी इनके एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और ये जो एपिडर्मिस सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है मेरिस्टम में। तो जो एपिडर्मिस है वो कन्वर्ट हो जाएगी मेरिस्टम में। पहले क्या होता है, एक जो छोटा प्लांट्स होता है वो किससे बना हुआ होता है, उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। लेकिन जब जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ होती रहती है, धीरे धीरे जो प्लांट्स है वो ग्रो करता है, और जब जो प्लांट्स है वो ग्रो करता है तो उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग पहले एपिडर्मिस थी वो चेंज हो जाती है, बाद में किसके अंदर वो चेंज हो जाती है मेरिस्टम के अंदर। अब ये जो मेरिस्टम है वो अपनी बहुत सारी लेयर्स बनाते जाते हैं। अब जब वो लेयर्स बनाते जाते हैं तो जो लेयर है वो किससे बनी हुई होती है, वो सेल की बनी हुई होती है। जैसे कि ये हमारी एक लेयर है, तो ये जो लेयर है ये किससे बनी हुई होगी, सेल की ही बनी हुई होगी। तो जब ये जो लेयर है ये सेल की बनी हुई होगी, तो इन सेल जो है इस, अब ये एक लेयर है किसकी, मेरिस्टम की। तो जो मेरिस्टम की लेयर है ये बनी हुई होगी सेल से। अब ये जो भी लेयर है इसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता जाता है। जैसे कि इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि ये जो वैक्सी मटेरियल है वो डिपॉजिट होता जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सुब्रिन बोलते हैं। तो एक वैक्सी मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता जाता है जिसको हम सुब्रिन बोलते हैं। अब ये जो सुब्रिन होता है ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। मतलब जो वाटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो सुब्रिन है वो इस लेयर के अंदर जो है पानी को आने नहीं देता। अब जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। तो जब इस वाले सेल की जो लेयर है अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये जो सेल है इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसी कारण से हमारी जो कॉर्क होती है वो डेड होती है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो कॉर्क होती है वो डेड क्यों होती है, तो इसका रीज़न ये होगा कि छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो एपिडर्मिस सेल से बने हुए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बड़े प्लांट्स की, तो बड़े प्लांट्स के अंदर जो भी एपिडर्मिस है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं और एपिडर्मिस कन्वर्ट हो जाती है मेरिस्टम में। और ये जो मेरिस्टम है ये बहुत सारी लेयर्स बनाते जाते हैं, और ये जो लेयर्स है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेल्स की बनी हुई होती है। तो सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम सुब्रिन बोलते हैं। और ये जो सुब्रिन है ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर जो है पानी नहीं आ पाता। तो जब सुब्रिन के अंदर पानी नहीं आ पाएगा तो उनकी जो नीचे वाली लेयर्स होगी, जो सेल की लेयर्स होगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, और इसी कारण से हमारी जो कॉर्क होती है उसकी जो सेल्स होती है वो डेड होती है। तो अब हमने तो ये समझ लिया कि जो कॉर्क है उसकी जो सेल्स है वो डेड होती है, लेकिन आखिर ये जो कॉर्क है ये होती क्या है। तो कॉर्क क्या होती है, तो आपने एक ट्री का नेम तो सुना ही होगा जिसको हम बोलते हैं ओक ट्री। तो ओक ट्री जो होती है इसकी एक बार्क होती है। तो ओक ट्री की क्या होती है, बार्क होती है। बार्क को हम हिंदी में छाल भी बोल सकते हैं। तो जो ओक ट्री होती है उसकी जो छाल होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। या फिर हम किसी भी, एक बार ओक ट्री को छोड़ के हम किसी भी प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये क्या है, ट्री है। अब अगर हम इस जो ट्री है इसकी जो छाल है, ये क्या है, इसकी छाल है। अगर हम इसकी छाल का एक छोटा सा पार्ट लें, ये छाल जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्क बोलेंगे। और अगर हम इस कॉर्क का एक छोटा सा पार्ट लें तो ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, कॉर्क कहलाएगा। तो जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कहाँ पे किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी कॉर्क के ऊपर। तो जो कॉर्क है इसके ऊपर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब जो रॉबर्ट हुक है वो डिस्कवर करते हैं किसको, अब जो रॉबर्ट हुक थे, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। 1665 के अंदर क्या होता है, जो रॉबर्ट हुक थे वो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप जो है उसको इन्वेंट किया था। अब जो इन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था तो वो क्या करता है, उस माइक्रोस्कोप
उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर उन्होंने ये जो कॉर्क थी, कॉर्क किसको बोलते हैं एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो भी ट्री होती है उसकी जो छाल होती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो भी कॉर्क थी उसको ले जाके अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। तो जब वो उस माइक्रोस्कोप को नीचे रखते हैं तो उनको क्या दिखता है, उस कॉर्क के अंदर, उस छाल के अंदर उनको क्या दिखता है, उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखते हैं। कंपार्टमेंट्स को हम एक तरह से रूम भी बोल सकते हैं। तो जिस तरह से अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप के कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह के कंपार्टमेंट्स जो है वो रॉबर्ट हुक को दिखे किसके अंदर, उस कॉर्क के अंदर। तो कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक को जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं उसी तरह के कंपार्टमेंट्स उनको दिखे और उन्होंने इनको क्या नाम, इनको क्या नेम दे दिया, इनको उन्होंने सेल जो है वो नेम दे दिया। तो रॉबर्ट हुक को जो कॉर्क थी उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे जो कि उनको किस तरह से लगे, जो कि उनको हनी कॉम, जो भी हनी होता है उसके जो छत्ता होता है जिसको हम हनी कॉम बोलते हैं उसके जैसे लगे। तो हनी बी के जो छत्ता होता है उसके जैसे उनको लगे। तो जब उनको ये लगा तो उनको लगा कि यार इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे रूम्स है। तो उन्होंने ये जो भी कंपार्टमेंट्स थे उनको क्या नेम दे दिया, सेल नेम दे दिया। अब लेकिन ये जो कंपार्टमेंट्स थे ये खाली थे। अब ये जो कंपार्टमेंट्स थे ये खाली क्यों थे, तो वो खाली इसलिए थे क्योंकि हमारा जो भी कॉर्क था वो क्या था, डेड था। अब ये जो कॉर्क था ये डेड क्यों था, तो हमने पहले जो सुब्रीन वाली पूरी कहानी देखी थी वही है यहाँ पे। छोटे प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, छोटे प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस टिश्यू होता है, लेकिन जब वो जो प्लांट्स है वो बड़े हो जाते हैं तो एपिडर्मिस टिश्यू के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो चेंज हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी बहुत सारी जो लेयर्स है वो बनती जाती है। अब ये जो भी लेयर्स है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल की बनी हुई होती है। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर एक वैक्सी मटेरियल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है जिसको कि हम सुब्रीन बोलते हैं। अब ये जो भी सुब्रीन होता है, सुब्रीन जो होता है वो एक वाटर रेजिस्टेंस होता है, वो पानी को अंदर नहीं आने देता। तो जब वो पानी को अंदर नहीं आने देगा तो ये जो सेल्स है इनको पानी नहीं मिलेगा तो वाटर की स्कैर्सिटी के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। और ये जो भी लेयर्स थी, तो ये जो लेयर्स थी वो कौन सी थी, यही लेयर्स थी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उनकी जो लेयर्स थी वो हमें कॉर्क के अंदर ही दिखाई देती है। तो जो बार्क होती है उसके अंदर ही हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लेयर है वो दिखाई देती है। और यहाँ पे क्या होता है, छोटे प्लांट्स के अंदर तो यहाँ पे ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाती है मेरिस्टेम में। और मेरिस्टेमेटिक के ऐसे बहुत सारी जो लेयर्स है वो बनती जाती है। तो आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर यहाँ पे जो सुब्रीन है वो डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण जो पानी है वो इस तरह से अंदर नहीं आ पाता और ये जो भी सेल्स हैं इनको पानी नहीं मिल पाता जिसके कारण ये जो सेल्स हैं इनकी डेथ हो जाती है। और इसे तो हम क्या बोलते थे, इसे तो हम कॉर्क बोलते थे। जो भी ओक ट्री था उसकी जो बार्क थी उसको हम क्या बोलते थे, कॉर्क बोलते थे। तो ये क्या थी, कॉर्क थी। तो कॉर्क क्या हो गई, बाद में डेथ हो गई, उसके जो भी सेल्स थे वो डेड थे। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सेल की। तो हमने सेल की डिस्कवरी देख ली। किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। कहाँ पे डिस्कवर किया था, कॉर्क के अंदर डिस्कवर किया था। अब ये कॉर्क क्या थी, जो कॉर्क थी वो डेड क्यों थी, तो उसके बारे में तो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। अब सेल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम। अब ये जो भी सेल वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, वहाँ से आया है। अब ये स्मॉल रूम, उन्होंने स्मॉल रूम जो है उसको सेल क्यों बोला, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी उनका जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे जो कि क्या थे, खाली थे। अब उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को रिलेट किया था हनी कॉम से, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे उन्होंने रिलेट किया था। तो उन्होंने बोला कि जो कंपार्टमेंट्स है ये खाली हैं और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है जो कि छोटे छोटे कमरों की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो स्मॉल रूम जो है उन्होंने बाद में उस जो भी स्मॉल रूम्स थे उनका नाम उन्होंने दे दिया सेल। और सेल का जो अगर हम देखें लैटिन वर्ड के अंदर सेल का मीनिंग जो है वो क्या होता है, स्मॉल रूम्स। तो हमारी जो इतनी स्टोरी थी वो तो कंप्लीट हो गई। अब ये तो हमने सेल की डिस्कवरी देखी, लेकिन आगे भी बहुत सारी डिस्कवरीज होती है जिनके बारे में आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो उनके बारे में भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं डिस्कवरीज के बारे में। तो 1665 के अंदर तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, कॉर्क जो भी बार्क होती है ट्री की उसके अंदर। अब बारी आती है लीवन हुक की। तो जो लीवन हुक है, एंटोइन वैन लीवन हुक, वो क्या करते हैं 1674 के अंदर वो भी डिस्कवर करते हैं। क्या डिस्कवर करते हैं? वो भी सेल को ही डिस्कवर करते हैं। अब कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी मान लेते हैं कि कोई एक चीज़ है, उसकी डिस्कवरी दो बार थोड़ी ना तो हो सकती है। तो फिर ये जो लीवन हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया तो किया क्या था? तो जो एंटोइन वैन लीवन हुक थे उन्होंने 1674 के अंदर फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल्स। अब हमने जो कॉर्क देखा था, जो हमने देखा था कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, जो रॉबर्ट हुक थे सॉरी, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को कॉर्क के अंदर। अभी जो कॉर्क थी वो डेड थी। अब वो जो कॉर्क थी वो डेड क्यों थी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो भी रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो डिस्कवर किया था सेल को डेड मटेरियल के अंदर, मतलब जो कॉर्क थी वो डेड थी। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को डेड मटेरियल के अंदर, लेकिन जो एंटोइन वैन लीवन हुक थे इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था एक लिविंग, किसी भी हम मान लेते हैं कि हम लिविंग बींग्स के अंदर। तो इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, और एंटोइन वैन लीवन हुक ने डिस्कवर किया था सेल को एक लिविंग सेल को उन्होंने डिस्कवर किया था। तो उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, जो तालाब का पानी होता है उन्होंने वो लिया और उसके अंदर उन्होंने सेल को डिस्कवर किया, जो कि क्या थे लिविंग थे। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को वो डेड थे। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। अब ये न्यूक्लियस होता क्या है? अगर हम किसी भी एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होती है, सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या फिर इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, फिर ये जो पास में है ये होता है पूरा साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो तैरते रहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपिरस, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्हें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सेल के एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो जो सेल की जो बाउंड्री होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है उसके बीचों बीच क्या होता है, बीचों बीच होता है एक न्यूक्लियस, और आजू बाजू न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के बीच में होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल को, एंटोइन वैन लीवन हुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। फिर है परकिंजी, तो 1839 के अंदर परकिंजी ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसे भी हम हमारे इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जो हमारे परकिंजी थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था 1839 के अंदर। अब प्रोटोप्लाज्म भी आपको मैं बता ही देती हूँ, जैसे कि ये क्या है, सेल है। अब जो सेल होता है इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो भी क्या होता है एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। और ये जो न्यूक्लियस है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में होता है प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि अगर हम यहाँ पे फिर से एक सेल बनाएं और ये क्या है, सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो सेल है और ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों के बीच में होगा यहाँ पे होगा प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या होगा प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों को मिला के हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या है और ये साइटोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को हम मिला करके बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो हमारे परकिंजी थे उन्होंने 1839 के अंदर डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को।
फिर आती है सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट देते हैं, एक है शील्डन, एक है श्वेन। तो दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड श्वेन, या फिर इन्हें हम दो बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। तो दो बायोलॉजिस्ट थे, शील्डन एंड श्वेन। तो अब ये जो शील्डन है ये 1838 के अंदर ये सेल थ्योरी के अंदर पहले कुछ बोलते हैं, फिर 1839 के अंदर आते हैं श्वेन। पहले शील्डन जो जितने भी लोग थे पहले उस समय के अंदर जो भी लोग हुआ करते थे उनको जो शील्डन है वो बोलते हैं कि सुनो, जो भी हमारे प्लांट सेल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं, जो भी हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो बने हुए होते हैं प्लांट सेल्स में। फिर 1839 के अंदर आते हैं श्वेन। वो बोलते हैं कि जो भी हम वो लोगों को बोलते हैं कि सुनो, ये जो हमारे एनिमल्स बने हो, जो भी हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो बने हुए होते हैं एनिमल सेल के। तो शील्डन ने तो आके बोला कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो बने हुए होते हैं प्लांट सेल्स के, और श्वेन ने बोला कि हमारे जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं एनिमल सेल के। फिर जो लोग हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि यार ये जो शील्डन और ये जो श्वेन है ये दोनों अलग अलग क्यों बोल रहे हैं। शील्डन जो है वो ये भी बोल सकते थे कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, फिर चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, सभी मिलके बने हुए होते हैं सेल के। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों बोल रहे हैं कि प्लांट बने हुए होते हैं प्लांट सेल के, एनिमल बने हुए होते हैं एनिमल सेल के। उनको ये बोल देना चाहिए कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं हमारे वो बने हुए होते हैं सेल्स के। तो उन्होंने ये अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने अलग अलग ये इसलिए बोला क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। जो भी प्लांट सेल्स होता है, जो भी एनिमल सेल होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। अब ये डिफरेंसेस क्या थे, तो जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनकी एक बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब जैसे कि ये सेल है, अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो भी सेल, ये जो हमारी जो पहले मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके भी बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो जो सेल प्लांट्स के अंदर तो क्या होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इसी कारण ये दोनों अलग अलग बता रहे थे। और जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास में प्लास्टिड होती है, लेकिन हमारे एनिमल सेल के पास में प्लास्टिड नहीं होती। और हमारे जो प्लांट सेल्स हैं उनके पास में वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल्स जो है उनके पास में वैक्यूल जो है वो छोटा सा होता है। तो ये वैक्यूल क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, इनके बारे में तो हम हमारे चैप्टर के अंदर जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ लेंगे। लेकिन अब आपको पता चलना चाहिए कि इन दोनों ने अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंसेस थे। और शील्डन और शेल अपनी सेल थ्योरी के अंदर ये भी बोलते हैं कि जो सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट है। अगर हम एक लाइफ की बात करें तो लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। तो ये भी बोलते हैं शील्डन और श्वेन। फिर आती है एक्सपेंडेड बाय वर्काउ। अब ये जो सेल थ्योरी थी इसको वर्काउ जो है वो और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। और वो एक्सपेंड करते हैं 1855 के अंदर। वो क्या बोलते हैं, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये जो भी नए नए सेल्स बन रहे हैं वो जो पहले सेल्स थे उन्हीं से बन रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स से बाद में क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। और जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या आते हैं, थोड़े छोटे छोटे बीज आते हैं। अब जब हम उन बीज को सो करते हैं तभी तो एक नया प्लांट बनता है। मतलब जो पहले एक प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसी के फ्लावर के अंदर जो भी उसी के जो फ्लावर्स थे उनसे फ्रूट बना, और फ्रूट के अंदर जो बीज थे उन बीज को जब हमने सो किया तभी हमारा दूसरा प्लांट बना। तो जो दूसरा प्लांट है वो पहले जो प्लांट था उसी से बना। तो वर्काउ ने भी यही बोला था कि जो हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। तो ये वर्काउ ने बोला था। और इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर हम एक प्लांट लें और अगर हम उसके छोटी सी डाली को क्या करें, कट कर दें। जैसे कि ये पूरा क्या है, ये पूरा प्लांट है। अब इस प्लांट की ये क्या निकली हुई थी, ब्रांच निकली हुई थी। लेकिन अगर हम इस ब्रांच को यहाँ से और यहाँ से कट कर दें और बाद में इस छोटे से पार्ट को क्या करें, अगर हम सो कर दें तो भी क्या होगा, एक जो नया प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये जो हमने जो छोटी सी जो ब्रांच कट करी थी वो हमने जो पहले प्लांट था उसी की जो है कट करी थी। तो वर्काउ ने भी यही बोला था कि जो हमारे नए सेल्स होते हैं वो जो पहले सेल्स एग्जिस्ट करते थे उन्हीं से ही बनते हैं।
तो हमारे जो टॉपिक है डिस्कवरीज वाला ये भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सेल की डेफिनेशन को बहुत ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया और हमने डिस्कवरीज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो पहले रॉबर्ट हुक आए थे, उन्होंने 1665 के अंदर डेड सेल को ऑब्जर्व किया। फिर लीवन हुक आए थे, उन्होंने जो भी लिविंग सेल्स होते हैं उनको डिस्कवर किया था पॉन्ड वाटर के अंदर, और वो उन्होंने डिस्कवर किया था 1674 के अंदर। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए थे, इन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। परकिन जी आए थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को 1839 के अंदर डिस्कवर किया था। फिर दो साइंटिस्ट थे, शील्डर एंड श्वेन, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी और इस सेल थ्योरी को बाद में आगे एक्सटेंड कर देते हैं वर्कआउट। तो ये सारी चीज़ें थी डिस्कवरी के बारे में। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.